हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यानी कि पावर फिजिक्स पे। मेरा नाम आशीष कपिश और हाँ भाई, हम बात कर रहे थे वेव मोशन। ठीक है, तो भाई वेव मोशन के बारे में हम पहले लेक्चर में थोड़ी बहुत बातें जान चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि वेव क्या है। थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, है ना। हाँ भाई, तो उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे आज हम लोग। और जो आज चर्चा होगी ना, इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो भाई, पहले लेक्चर में मैंने आपको वेव का एक क्लासिफिकेशन बताया था। मैंने आपको बताया था कि वेव का जब हम बंटवारा कर रहे थे तो किन किन क्लासिफिकेशंस में हमने वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया था। आपको याद होगा, तो एक तो प्रोपागेशन के बेसिस पे जब हम वेव को डिफाइन कर रहे थे तो हमने बोला था वन डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव, थ्री डायमेंशनल वेव। एनर्जी के बेसिस पे कि भाई एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा है तो उसके बेसिस पे हमने बात करी थी। एक होता था बेटा प्रोग्रेसिव वेव, एक होती थी स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव वो होती है जिसमें एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम, तो एक ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत होती है प्रोपगेशन की, और एक ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है। तो जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है ना बेटा, उनको कहते हैं क्या, लॉन्ग सॉरी मैकेनिकल वेव्स, है ना। इस मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव भी आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी आती है। और जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारी बातें हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज का जो ये सेशन होगा बेटा, इसको हम प्रोग्रेसिव वेव पे लेके चलेंगे, क्योंकि पहले डिस्कशन हमारी प्रोग्रेसिव वेव पे होगी, बाद में चल के हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी वेव को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आज हम सीखेंगे प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है, कैसे वो इक्वेशन हमारे पास आती है। प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल का बिहेवियर किस प्रकार का होता है। जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आज हमें वेव इक्वेशन पता चलने वाली है। तो देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। तो बेटा जी वेव के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपसे कहा था कि वेव के लिए कंडीशन होती है कि y शुड बी अ फंक्शन ऑफ किसका, x का और t का, राइट। y जो है x का और t का फंक्शन होना चाहिए। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी, शायद del 2 y by del x स्क्वायर या फिर del t स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ del 2 y by del x का स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो ही वो वेव कहलाएगा, अदरवाइज वो वेव नहीं कहलाएगा। आई थिंक इसमें कुछ चंद सवाल भी हमने लोगों ने किए थे लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद होगा तो, है ना। इन सारी चीजों पे हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, एक बात जो हमें समझ आई वो ये है कि जब वेव का प्रोपगेशन होता है, यानी कि वेव जब चलती है, तो जिस मीडियम से वो वेव प्रोपगेट हो रही है, क्योंकि बेटा अभी हम सिर्फ बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की, ठीक है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। अभी जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव्स का होगा, यानी कि हम यहाँ पे मीडियम का जिक्र जरूर करेंगे। अब मैं ये कहता हूं कि जब भी कोई वेव, जैसे कि आप यहां देख रहे हो, ये वेव जा रही है, तो जब ये वेव प्रोपगेट होती है तो जिस मीडियम से ये वेव प्रोपगेट करती है, क्या उस मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करता है? सच में हाँ करता है सर। उसके लिए क्वेश्चन आई थी ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हमने डिफाइन किया था। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि ये जो y है, ये जो y है, इट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब आपको याद होगा तो हमने जब वेव के लिए बातें करी थी तो हमने बोला था कि भैया आप चाहो तो चेक कर लो, अलग अलग पोजीशन में पार्टिकल को देख लो। तो हमने बोला था ठीक है भाई, अलग अलग पोजीशंस में हम पार्टिकल को देख लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो जाता है, और ओरिजिन से जब हम यहां से x1 डिस्टेंस पे जाते हैं तो हमें एक पार्टिकल मिलता है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे x2 डिस्टेंस पे जाते हैं तो हमें एक पार्टिकल यहाँ पे मिलता है। जब हम यहाँ पे x3 डिस्टेंस पे जाते हैं तो एक पार्टिकल हमें यहाँ पे मिलता है। जब हम x4 डिस्टेंस पे गए तो हमें एक पार्टिकल यहां पे मिला। तो आप देख रहे हो अलग अलग पोजीशन पे जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, यानी कि x1 डिस्टेंस पे, क्योंकि ओरिजिन से मेजर करते चल रहे हैं हम लोग। तो एक वेव की जब हमने बात करी तो वेव में ओरिजिन से अगर x1 डिस्टेंस पे जाते हैं तो एक पार्टिकल मिलता है जिसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और ही है। लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बी y1। जब हम ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे गए तो एक पार्टिकल मिला जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 था। जब ओरिजिन से हम x3 डिस्टेंस पे गए तो एक पार्टिकल मिला जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, है ना। और जब हम ओरिजिन से x4 डिस्टेंस पे जाते हैं तो एक पार्टिकल मिलता है जिसका डिस्प्लेसमेंट y4 था। यानी कि हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो अलग अलग हो रहा है।
अच्छा जी, फिर हमने बोला कि ठीक है भाई, ऐसी ही कहानी अगर हमें फिर से देखनी है तो हम क्या करें, किसी एक जगह पे चलते हैं। मैंने बोला साहब ये ओरिजिन, ये सारी बातें बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बोला साहब ये ओरिजिन, ओरिजिन से लेट से x1 डिस्टेंस पे हम लोग आए और x1 डिस्टेंस पे आके इस पार्टिकल p1 को देखा। पहले तो क्या होता, मैंने टाइम को फिक्स कर दिया था यहां पे, कीपिंग टाइम कांस्टेंट, कीपिंग टाइम फिक्स्ड। बेटा यहां पे तो हमने क्या किया, टाइम को फिक्स कर दिया। जैसे ही समय को रोका, मैंने देखा अलग अलग पार्टिकल्स जो है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं भाई। ठीक है साहब, फिर हमने बोला सर टाइम को फिक्स नहीं करते, पोजीशन को फिक्स करते। तो यहां पे कीपिंग एक्स फिक्स्ड, एक्स को हमने फिक्स कर दिया बेटा। अब जब एक्स को फिक्स किया तो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे पार्टिकल को देखा। भाई मैं क्या देख रहा हूं कि पार्टिकल जो है पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इस टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी कि समय के साथ इस P1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बदल रहा है। भाई एक ऐसा टाइम भी आएगा जब ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, एक ऐसा टाइम भी आएगा जब ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एक ऐसा टाइम भी आएगा जब ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर एक ऐसा समय आएगा जब फिर से ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या देखा कि ये जो y है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो कि पोजीशन के साथ भी वेरी कर रहा है और टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है। इसलिए तो मैंने कहा y शुड बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t, दोनों के लिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए y। y should be defined for all values of x and t। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी बेटा, y should be defined for all values of x and t, x and t, x और t की सारी वैल्यूज के लिए y डिफाइंड। ठीक है, तो ये वो ज्ञान है जो हम पहले लेके आ चुके हैं। एक बार देख लीजिए भाई, आपको पता होगा ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ओके। अब ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद नाउ लेट्स मूव अहेड बेटा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक छोटा सा सवाल, ताकि हमारा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए, हमें पता चल जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है कि नहीं है। तो सवाल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, आईटी जेई 1999 में पूछा था, उस जमाने में जेई चलता था। एक इक्वेशन दी थी आपको, y is equals to 0.8 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस का 5। पल्स इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। यहाँ पे बेटा मोर देन सिंगल ऑप्शन करेक्ट भी आते हैं। मतलब देखो, जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं, आज का जमाने का जेई एडवांस, उस जमाने का आईआईटी जेई एक ही बात है बेटा जी। उस जमाने में आईआईटी जेई अलग होता था, एआई ट्रिपल अलग होता था। एआई ट्रिपल को आज हम जेई मेंस के नाम से जानते हैं, और ये जो आईआईटी जेई है उसको हम जेई एडवांस बोलते हैं। तो जेई एडवांस की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो यहाँ पे ऐसे सवाल भी आते हैं जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो जाए। तो ये उन्हीं सवालों में से बेटा एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको सारे जो ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। देखो भाई, y इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस का 5। तो पहला ऑप्शन बोलता है पल्स इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। बेटा पल्स क्या होती है, एक छोटी सी वेव जो हमने बनाई। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर इस रस्सी में छोटा सा एक वेव हम बना रहे हैं, इसको पल्स कहते हैं। ठीक है, तो पल्स इज अ स्मॉल वेव जो कि हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। और ये पूछ रहा है क्या ये पल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और in 2 seconds it will travel a distance of 2.5 meter and its maximum displacement is 0.16 meter and it is symmetric pulse। देखो भाई, वैसे तो मैं सही बात बताऊं ना तुम लोगों को, अभी मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना उसके बाद ये क्वेश्चन करने के लिए तुम लोग कैपेबल हो जाओगे, है ना। मेरे हिसाब से शायद अभी वर्थ नहीं है इस क्वेश्चन को कराने का। अगर तुम चाहो तो पहले मैं आपको वेव की इक्वेशन बता देता हूं, उसके बेसिक सी बातें बता देता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम चुटकी में सॉल्व करो। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन हमारा फिक्स रह गया। हम पहले थ्योरी पढ़ के आते हैं, उसके बाद इस सवाल की बैंड बजाएंगे आके। तो एक बार जल्दी से वेव की इक्वेशन को देख लेते हैं बेटा जी। वेव की इक्वेशन डिफाइन कैसे कर जाती है। यहां पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी रुक जाओ, कराऊंगा मैं डेफिनेटली, लास्ट में कराऊंगा वो क्वेश्चन। तो आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे पहले वो भी तो देख लो। तो बेटा जी, यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। जैसे कि मैंने कहा था कि दो टाइप्स की वेव हम डिफाइन करते हैं। एक ऐसी वेव जो एनर्जी का या फिर मोमेंटम का प्रोपगेशन कराती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। और दूसरी वेव होती है जो कि एनर्जी का प्रोपगेशन नहीं करती, जिसको कि स्टेशनरी वेव कहते हैं।
स्टेशनरी वेव कैसी दिखती है, क्या होगा, वो आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो डिस्कशन है वो कहलाता है बेटा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और अभी कुछ समय के लिए इसी के बारे में डिस्कस की जाएगी। A wave which travel continuously in a medium, बेटा ये चलती रहती है ना। A wave which travel continuously in a medium in the same direction without the change in its amplitude. Point to be noted, यही तो डिफरेंस है स्टेशनरी में। पहला डिफरेंस है which travel continuously in a medium। पहला डिफरेंस क्या है बेटा प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में, कि साहब प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ती जा रही है आगे। सो विच ट्रैवल कंटिन्यूअसली इन अ मीडियम। दूसरी चीज, यहां पे एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम ये बात समझ चुके हैं अब कि जब भी यहां पे अगर मैं डिफाइन करूं तो आपने देख लिया कि हर एक पार्टिकल कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। किसी भी वेव के अंदर हम बात करें तो जो पार्टिकल होता है बेटा वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। और जब ये पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है तो बेसिकली वो पार्टिकल किस टाइप का मोशन कर रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। क्या जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे भी जा रहा है? हाँ सर बिल्कुल जा रहा है। यानी कि जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है ये पार्टिकल? एसएचएम कर रहा है। और जब भी कोई पार्टिकल बेटा जी एसएचएम करता है तो उसका एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब यार यहाँ पे अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो कहते हैं कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल P1 है, इसका एम्पलीट्यूड अगर A होगा तो P2 का एम्पलीट्यूड भी A ही होगा। P3 के पास एम्पलीट्यूड A ही होगा, P4 का एम्पलीट्यूड भी A ही होगा। यानी हर एक पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड पे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की खासियत है कि यहाँ जो भी वेव होती है उसमें जो पार्टिकल होता है उसके पास सेम एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, या तो ट्रैवलिंग वेव बोलेंगे या फिर प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। देखो भाई यहाँ पे कुछ इस प्रकार की बातें होती है। अगर सपोज करो तुम एक लंबी सी लाइन में खड़े हो और तुम्हें सबसे आगे वाले को कोई पैकेट पकड़ाना है, कोई पार्सल देना है, तो दो तरीके, या तो आप लाइन से निकलो, भागते हुए जाओ, ले भाई तेरा पार्सल, फिर से वापस आओ लाइन में आओ। या फिर एक और तरीका बताता हूं जिसमें तुम आगे वाले को भैया पार्सल आगे कर दो, फिर आगे वाले को बोलेगा भैया पार्सल आगे कर दो, वो अपने आगे वाले को बोलेगा, और ऐसे करते करता हर एक आदमी अपने से आगे वाले को पार्सल ट्रांसफर करता हो जाता है। ये प्रोग्रेसिव है। तो मान लीजिए कहीं से शुरू हुए, मान लीजिए कहीं से शुरू हुए, जैसे कि मैंने बोला किसी भी एक पार्टिकल से उठा के ले लेते हैं, जैसे ये वाला पार्टिकल है ना, मैं रुक जाओ कलर बदलता हूं। मैंने बोला मान लो ये हमारा पहला पार्टिकल अब समझना बेटा, इस पार्टिकल के पास एम्पलीट्यूड था A, है ना। यहां पे एक पार्टिकल आ रहा है बेटा, इस पार्टिकल के पास एम्पलीट्यूड था कितना, A। ठीक है, अब सुनो बेटा जी, मैं क्या कह रहा हूं कि जो एम्पलीट्यूड इस पार्टिकल के पास था, हर एक पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम्हें खुद फील आ रहा होगा इस बात का कि मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल डिफाइन किया था जिसका एम्पलीट्यूड A था। अब जो भी पार्टिकल यहाँ पे आएगा उसके पास क्या सेम एम्पलीट्यूड आने वाले हैं? सोच के देख सर, एक एक करके आदमी बढ़ता जा रहा है ना। इसके पास एम्पलीट्यूड A था, अब इसके पास आया, अब इसके पास आएगा, अब इसके पास आएगा, है ना। ऐसे करते करते हर एक आदमी के पास एम्पलीट्यूड A आता जा रहा है। तो ये शायद आपको थोड़ा सा फील आ रहा हो इस बात से कि यहां पे मैं बताना क्या चाहता हूं। यहां पे मैंने बोला कि यहां से पार्सल देना शुरू किया, अब हर एक आदमी के पास पार्सल जाते जा रहा है, जिसके पास पार्सल जा रहा है उसके पास सेम एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यहां से मैंने एनर्जी का ट्रांसफर करना शुरू किया आगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हर एक आदमी के पास सेम एनर्जी आती जा रही है यहाँ पे, और वो अपने से आगे वाले को ट्रांसफर करता जा रहा है। यानी कि सर ये आदमियों को कंसीडर करो पार्टिकल ऑफ द मीडियम। लेट दिस पर्सन बी द लेट दिस बी द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। इन आदमियों को पार्टिकल मान लेते हैं मीडियम का। तो हर एक पार्टिकल को सेम एम्पलीट्यूड मिलने वाला है, भले इसको देख लो, इस अगले वाले को देख लो, इस अगले वाले को देख लो, इस अगले वाले को देख लो। यानी कि जैसे जैसे वेव का प्रोपागेशन इधर हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन फॉर वेव प्रोपागेशन। बेटा जी वेव का प्रोपागेशन इस तरफ हो रहा है, वेव आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती जा रही है हर एक आदमी को सेम एम्पलीट्यूड मिलता जा रहा है, यानी उसके पास सेम एनर्जी आती जा रही है। क्लियर है ये बात? यानी कि मान लो सर अगर वेव आगे बढ़ती है v स्पीड से, और यहां से अगर मैं x डिस्टेंस पे एक आदमी को उठा दूं, मान लीजिए वेव हमारी आगे बढ़ती जा रही है बेटा जी, और जब वेव आगे बढ़ती है तो यहां से ये ओरिजिन मैंने कंसीडर किया, ठीक है, ये इनिशियल वाला पॉइंट था बेटा, यहां से लेट से
एक्स डिस्टेंस पे यहां पे कोई आदमी आ रहा है ना, समझना बड़ा मजा है बेटा जी। मैंने बोला वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। यहां पे मैंने बोला दिस इज द ओरिजिनल पार्टिकल बेटा, यहां पे ओरिजिनल पार्टिकल होगा यानी कि जहां से शुरुआत हुई, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल, या फिर ओरिजिन बोल देता हूं, यहां से शुरू हुआ। जब वेव यहां से चलना शुरू हुई तो जो पार्टिकल ओरिजिन पे था उसके पास एम्पलीट्यूड ए आएगा, या मैंने बोला लेट्स से उसका डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा। ओरिजिन पे जो पार्टिकल था मान लो उसके पास डिस्प्लेसमेंट y हुआ और वेव आगे बढ़ती जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और वेव आगे बढ़ती है v स्पीड से, वेव आगे की तरफ बढ़ती बेटा मान लो v स्पीड से। अब ध्यान से सुनना कि यहां पे जो पार्टिकल था, अभी भूल जाओ कि आगे बढ़ते जा रहे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मान लो यहां पे एक पार्टिकल हमने फिक्स करके रखा है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन पार्टिकल। तो यहां से वेव चलना शुरू हुई, और जैसे ही यहां से वेव चलना शुरू हुई तो जैसे ही यहां पे जो आदमी आएगा उसके पास कोई डिस्प्लेसमेंट y आया बेटा, x डिस्टेंस आगे जाने पे एक और आदमी आएगा, क्या उसको भी बेटा देखना सेम वेव मिलने वाली है डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, यहां पे एक आदमी आया उसको मार्क करना और उसको पकड़ते हुए चलना, है ना। यहां पे जो आदमी था उसके पास, या जो यहां पे जो पार्टिकल था उसके पास डिस्प्लेसमेंट y है। अब हम कोई भी पार्टिकल को यहां इसको मार, ये पीछे आया, ये पीछे आया, ये ओहो इसको भी वही डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यानी कि समझो बात को, वेव आगे जा रही है बेटा, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट मींस ये वेव आगे प्रोपगेट हो रही है। ये आदमी जो है पार्टिकल है मीडियम के, हर एक पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट मिलती है जब जब वेव वहां से पास होती है। जब वेव ओरिजिन से चलना शुरू करी, यहां से वेव चलना शुरू हुई, तो जो पार्टिकल ओरिजिन पे था उसके पास डिस्प्लेसमेंट y आया, वेव ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेव की स्पीड है बेटा v, ठीक है, वेव ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और वेव की जो स्पीड है वो है v। अब यहां पे x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल आएगा क्या उसके पास भी वही डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, सोच के देखते हैं। ये पार्टिकल यहां पे है, इसको देखो, ओ इसके पास भी वही डिस्प्लेसमेंट, इस आदमी को देखो, इसके पास भी वही डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, चलते रहा है। यानी कि सर जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के पास यहां है, सेम डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी देखने को मिल रहा था। बेटा यहां से लेके यहां तक जाने में समय कितना लगा, यहां से लेके यहां तक जाने में समय लगा x बाय v, सही बात है, ऑब्वियस बात है, वेव चल रही है v स्पीड से, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो ओरिजिन से x डिस्टेंस तक पहुंचने में जो समय लगा वो है x बाय v। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का अभी है, जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का अभी है, सेम वही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के पास था, का कौन से पार्टिकल के पास था, t माइनस एक्स बाय वी डिस्टेंस पीछे जो पार्टिकल है, जो डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल के पास है वही डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल के पास भी था जो कि यहां से कितना पीछे है बेटा। मान लो यहां पे कोई टाइम t है, मान लो यहां पे एट एनी टाइम t, किसी समय t पे हम यहां पहुंचे, किसी समय t पे हम लोग जब यहां पे पहुंचे, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब ओरिजिन पे होंगे तो समय कितना होगा, किसी समय t पे आप यहां पे हो, तो यहां पे जो आप पहुंचे तो यहां पे समय क्या हो रहा होगा सर, इट विल बी लाइक t माइनस का t डैश, सोच के देख बेटा। सर मैं अभी यहां पे हूं, 5 दिन पहले कहा था, तो 5 दिन पहले समय में पीछे जाना है, 5 दिन पहले समय में पीछे जाना है, या फिर चलो 5 दिन भी क्यों सर, मैं अभी यहाँ पे, मैं जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो सर 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे, तो मैं क्या करूंगा 1 घंटा पीछे जाऊंगा, पीछे जाने के लिए जो अभी टाइम चल रहा है उसमें से 1 घंटा माइनस कर दो। मान लो कि अभी 9 बज रहे हैं, है ना, मान लिया कि सर अभी 9 बज रहे हैं, और अगर अभी 9 बज रहे हैं तो 1 घंटे पहले क्या कर रहा था, तो उसके लिए मुझे 9 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 8 बजे मैं क्या कर रहा था, तो अभी मैं यहां पे हूं और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है y, सेम डिस्प्लेसमेंट मेरे पास था t डैश समय पहले, अभी मैं यहां पे हूं और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है y, अभी जो पार्टिकल यहां पे है उसके पास डिस्प्लेसमेंट है y, सेम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के पास था जो कि कितने समय पहले था, अभी जो समय है उसमें से इसको माइनस करा यहां पे, तो सेम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के पास है।
यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के पास इस समय टी टाइम पे है, सेम वही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के पास भी है जो कि टी माइनस का एक्स बाय वी समय पहले। शायद थोड़ी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। जो डिस्प्लेसमेंट इस समय पार्टिकल के पास है, जो डिस्प्लेसमेंट इस समय पार्टिकल के पास है, वही डिस्प्लेसमेंट सेम वही का वही डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल के पास होगा जो कि कितने समय पहले, इतने समय पहले। तो अभी जो टाइम है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सो इतने समय पहले वही डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिखने का कुछ ऐसा तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t माइनस x बाय v। t माइनस x बाय v समय पहले जो पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट था वही डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल के पास भी है। क्योंकि जैसे भैया किसी टाइम पे वेव यहां पे पहुंची, जैसे वेव यहां पहुंची इसको डिस्प्लेसमेंट मिला y, ये वेव जो यहां पे पहुंची है जिसकी वजह से इस पार्टिकल को y डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, सेम वेव कुछ समय पहले यहां पे थी जिसकी वजह से इस पार्टिकल को ये डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था। जो वेव किसी टाइम t पे यहां पे पहुंची है वही वेव कुछ समय पहले यहां पे थी। मैं नहीं कहता हूं कि t इक्वल्स टू 0 से शुरू करो, मुझे क्या पता कहां से शुरू हो रही है, ये तो बस कहने वाली बात है कि यहां पे एक पार्टिकल ले लिया जिसको ओरिजिनल पार्टिकल कह दिया मैंने। लेकिन अगर जनरल केस कहा जाए तो मान लीजिए कि यहां पे वेव पहुंची और जैसे वेव यहां पहुंची यहां के पार्टिकल को y डिस्प्लेसमेंट मिला। अब यही वेव जो अभी यहां पहुंची है x माइनस वी समय पहले, x अपॉन v टाइम पहले यहां थी। तो सर यहां पे टाइम है t, तो इसमें से x बाय v को माइनस किया तो वेव यहां पे थी, यहां पे जैसी वेव पहुंची तो इसको भी वही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जो इसको मिलेगा, क्योंकि भैया वेव जहां जहां जा रही है वहां के पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रही है। जैसे देख वेव अभी यहां पे है, कुछ समय बाद वेव यहां आ गई। जब वेव यहां पे, अभी इसको ऐसा समझ बेटा, देख वेव यहां पे कुछ समय के बाद यहां पे आ गई, मान ले t समय पे वेव यहां आती है, मान ले कि किसी भी टाइम t पे ये वेव यहां पे पहुंची, ठीक है, वेव की चलने की स्पीड है v की, ठीक है, यहां से वेव बनना शुरू हुई है, मान ले बेटा यहां से लेके यहां तक जाने के लिए वेव ने x डिस्टेंस को ट्रेवल किया, है ना, यहां से लेके यहां तक जाने के लिए वेव ने x डिस्टेंस को ट्रेवल किया। मेरे बच्चे यहां पे किसी टाइम t पे वेव पहुंची तो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट मिला, पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट मिला y। जब वेव यहां पहुंची तो यहां के पार्टिकल को जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो कितना है, y है, ये पार्टिकल को y डिस्प्लेसमेंट मिला। शानदार सर। अब हुआ यूं कि जब मैं पीछे आऊंगा तो वेव जब यहां पे थी तो यहां के पार्टिकल को भी y डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। भाई साहब जब मैं, कितना समय लगेगा वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में, सर यहां से यहां तक पहुंचने में वेव को जो समय लगेगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहां से लेके यहां तक इस वेव को पहुंचने में जो समय लग रहा है वो है x बाय v। तो यहां पे जब वेव पहुंची तो समय था t, यहां पे जब वेव पहुंची तो समय था t, सो t माइनस x बाय v टाइम पहले, तो यहां पे जो टाइम होगा दैट विल बी t माइनस का x बाय v। तो x बाय v समय पहले, पहले मतलब t में से x बाय v को माइनस कर दीजिए, तो यह वेव यहां थी। जब वेव यहां थी तो क्या उसने यहां के पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दिया, हाँ सर दिया, कितना, उतना ही डिस्प्लेसमेंट जो उस पार्टिकल को मिल रहा है। t समय पे वेव यहां पहुंची, किसी टाइम t पे वेव यहां पहुंचती है, यहां के पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट y देती है। x बाय v समय पहले, x बाय v टाइम पहले वेव यहां पहुंची, यहां पे थी, यहां पे जब वेव थी तो यहां के पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दिया, तो t टाइम पे जो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दिया था t माइनस x बाय v समय पहले भी एक पार्टिकल को इसने इतना डिस्प्लेसमेंट दिया। क्लियर है ये बातें सबको, समझते हो, पक्का ना, सच बात है। चलो तो इसको समझ लिया तो बस आप इक्वेशन को समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सोर्स पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द एसएचएम, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय a sin ओमेगा t प्लस का फाई। भाई एसएचएम पढ़ रखा है तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा तो एसएचएम मैंने पूरा कंप्लीट किया है, आप उसको जरूर देख लेना। बाकी अगर यहाँ पे जब वेव प्रोपागेट करती है तो पार्टिकल जो है वो एसएचएम करता है। अब मेरे ऊपर भी प्रूफ देना तो पड़ेगा, मुझे पता है तुम्हें भरोसा तो होता नहीं है। मान ले इस पार्टिकल को देखा, इस पार्टिकल को देखा, ये ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे जा रहा है। तो इस पार्टिकल को जब मैं देख रहा हूं सर, तो मैं क्या देख रहा हूं, ये पार्टिकल अप्स एंड डाउन ऐसे मूव करता रह रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। यानी कि ये जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इधर भी जाता है
फिर वो इधर जाता है, फिर वो इधर जाता है, फिर वो इधर जाता है। ओहो क्या बात है सर, ये तो टू एंड फ्रो मोशन है, ये तो टू एंड फ्रो मोशन है, इसको एसएचएम कहते हैं। और एसएचएम में जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसके लिए इक्वेशन लिखी जाती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जनरल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज द जनरल इक्वेशन। याद हो आप लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो परेशान मत हो, अभी के लिए फिलहाल के लिए कंसीडर कर लो कि ये हमारी जनरल इक्वेशन। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम पे, वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा टी माइनस एक्स बाई बी। समझे पहले, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था किसी टाइम टी पे, सेम डिस्प्लेसमेंट टी माइनस एक्स बाई बी समय पहले था। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज गिवन बाय बेटा ए साइन ओमेगा, टी की जगह पे टी माइनस एक्स बाई बी पुट कर दिया हम लोगों ने और प्लस का फाई लगा दिया। बेटा जी जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास इक्वेशन आएगी, ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आने वाली है ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी, माइनस का ओमेगा एक्स बाय वी प्लस का फाइव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। एसएचएम की इक्वेशन में बेटा यहाँ पे ये टर्म नहीं आती ओमेगा एक्स बाय वी, ठीक है। ओमेगा बाय वी को हम कहते हैं के, दैट इज कॉल्ड एज द वेव नंबर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगी, दैट इज y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस का kx प्लस का, दिस इज द वेव इक्वेशन बेटा। और ये कौन सी वेव की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। हाँ, हर वेव की इक्वेशन नहीं है ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। बेटा ओमेगा बाय b को k कहते हैं हम लोग, ओमेगा बाय बी को के कहोगे तो यहाँ पे के लिख दिया ओमेगा बाय बी की जगह, तो इक्वेशन ऐसी बनेगी। अच्छा क्या अंतर है वेव इक्वेशन में और पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी इक्वेशन में। जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली। जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसके लिए जब आप इक्वेशन लिखते हो तो y सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पे y टाइम का भी फंक्शन है और x का भी फंक्शन है। यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज एक्स। तो दोनों में अंतर समझते हुए चलना, बच्चे कंफ्यूज होते इस बात को लेके, वो सोचते कि यार पता नहीं क्या अंतर आ गया, क्या ही अंतर है सर है। ये भी a sin ओमेगा t प्लस पाई, यहाँ पे a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई, अंतर है बेटा। इफ इट इज अ वेव इक्वेशन तो y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t एंड x। y जो है t की और x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन अगर ये एसएचएम कर रहा है तो y शुड बी डिफाइंड फॉर ओनली t, t के फंक्शन होगा y और कुछ नहीं। अंतर समझ रहे हो बेटा, दोनों में अंतर। ये एसएचएम की बात हो रही है यहाँ पे, दिस इज फॉर द एसएचएम, क्योंकि पार्टिकल जो है वो क्या करता है, एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम की इक्वेशन और ये वेव इक्वेशन। तो एक है एसएचएम की इक्वेशन, एक है वेव की इक्वेशन, दोनों में अंतर प्लीज समझते हुए चलिएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं, अगर आपको देखना है नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये प्रूफ आप कंसीडर करिएगा बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, समझ लो बात को, कोई शक परेशानी तो नहीं किसी भी प्रकार की। चलिए बहुत ही शानदार, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जनरल फॉर्मेट्स है बेटा वेव इक्वेशन के, जो कि आपको कहीं ना किसी तरीके से नजर आ सकते हैं। तो वेव के कुछ जनरल फॉर्मेट्स बेटा जी, तो जनरल फॉर्मेट्स में सबसे पहला तरीका जो आता है वो ये आता है कि a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाय b। बेटा ओमेगा बाय b को k कहते हैं, तो एक तरीका तो ये आ गया जो मैं आपको बता चुका हूं, ओमेगा t माइनस का kx प्लस का फाई। फाई इज कॉल्ड एज द इनिशियल फेज, चिंता मत करना, उसकी वैल्यूज आपको पता होती है। ओमेगा को बेटा 2 पाई बाय कैपिटल T लिखते हैं, सिमिलरली वेव नंबर k को लिखते हैं 2 पाई बाय t। वैसे इट्स 2 पाई बाय t, इट्स 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, इट्स 2 पाई बाय लैम्डा बेटा। तो इक्वेशन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा की जगह, अच्छा ओमेगा के टर्म्स में लिखे, चलो ठीक समझ गए। उन्होंने पहले ओमेगा को मॉडिफाई किया है, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखते हैं, टी इंटू वी लैम्डा कहलाता है। यहाँ पे सारी बातें लिखी है मैंने, टी इंटू वी को लैम्डा कहते हैं, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखते हैं। और बेटा जी यहां से अगर आप देखो तो 2 पाई को बाहर निकाल दीजिए, तो एक इक्वेशन आपके पास ये भी बन जाती है a sin 2 पाई t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा प्लस का फाई, है ना।
तो ये अलग अलग तरीके हैं वेव इक्वेशन को लिखने के, आपको किस हिसाब से वो क्वेश्चन में डेटा देता है उस डेटा के हिसाब से आप रेस्पेक्टिव इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कि नई इक्वेशन है, इट इज नॉट अ न्यू इक्वेशन बेटा, ये वाली आपने डिराइव की थी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी लिखने से नई इक्वेशन बन गई। जनरली आपका काम इसी से पढ़ने वाला है, जिसमें मैंने सितारा चुना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी से ही डील करने वाले हो। हाँ, ये कन्वर्जन फैक्टर्स आप थोड़ा सा देख लीजिएगा बेटा, ओमेगा को 2 पाई बाय टी कहते हैं, लैम्डा को वीटी कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए बातें, नहीं पता तो याद करें बेटा जी। v को लैम्डा बाय टी कहते हैं, k को ओमेगा बाय v बोलते हैं, फर्दर कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा, और ये k कहलाता है बेटा वेव नंबर और v कहलाता है वेव स्पीड। ठीक है, सो यहां पे v इज नोन एज द वेव स्पीड, तो v हमारे पास वेव स्पीड हो जाएगा और ये वेव नंबर कहलाता है। ये वेव नंबर, वो वेव स्पीड, आपको ये सारी चीजें पता। अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ लोगे हाल, जो कि जरूरी भी है अपने लिए। जब भी आप वेव की इक्वेशन लिखते हो तो बीच में ये चीज जरूर देखिएगा कि प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। बेटा देखिए, अगर ये माइनस का साइन है तो समझ जाना वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो समझ जाना वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर बेटा जी बीच में प्लस का साइन आता है तो समझ जाओ कि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। क्या मतलब कि साहब बस चेक करना है कि अंदर यहाँ ओमेगा टी और के एक्स के बीच में क्या साइन है। ओमेगा टी के एक्स ओमेगा टी, ये आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर। बीच में क्या साइन है ये आपको मैटर करता है बेटा जी। अगर बीच में माइनस का साइन है तो समझ जाना दैट द वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर बीच में प्लस का साइन है तो समझ जाना दैट द वेव इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन बेटा। बस इससे ज्यादा और चीजें ध्यान रखना, इक्वेशन पता है, डायरेक्शन चेक करनी है, वेव कौन सी डायरेक्शन जा रही है, तो बीच का साइन चेक कर लीजिए। इफ इट इज नेगेटिव समझ जाना पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इफ इट इज पॉजिटिव समझ जाना नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो एक छोटा सा सवाल तुम लोगों के लिए, that the equation of the transverse wave traveling in a rope is given by y equals to 5 sin 4t minus 0.02x, where y and x are expressed in centimeter and time in the seconds. Calculate the amplitude, frequency, velocity and the wavelength of the wave. ये सारी चीज आपको बतानी है। शुरुआत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से करेंगे सो दैट हमें बहुत ज्यादा परेशानी ना हो चीजों को लेके। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ट्राई करो एक और जल्दी से, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है इसको। अरे वो एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी छोड़ा है, हाँ उसको करेंगे, ये मत सोचना कि सर उसको टरका दिया आपने, ना ना ना, ऐसा काम हम नहीं करने का। ठीक है भाई, देखो अगर हम इसको लिखें y इक्वल्स टू 5 साइन 4t माइनस 0.02x, और अगर मैं बेटा इसको कंपेयर करूं विद द इक्वेशन ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस का kx से, तो साफ पता चलता है कि तो एम्पलीट्यूड जो है वो है 5। तो पहली चीज उसने एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा था, हमने बता दिया कितना है 5। बेटा किसमें चल रहा है, सेंटीमीटर में, चले तो है सेंटीमीटर में, क्या दिक्कत है। दूसरी चीज वो हमसे पूछता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो कंपेयर करोगे तो ओमेगा मिलेगा बेटा आपको 4, ओमेगा मिला 4, और ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी इट्स योर 4। तो यहां से फ्रीक्वेंसी मिलता है बेटा 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी कि इट कैन बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाय, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। तीसरी चीज वो वेलोसिटी के बारे में पूछते हैं। अब यार वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, अब आपको अगर याद हो तो v कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू, है सो स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी आपने निकाली है, लैम्डा आपको कहां से मिलेगा, लैम्डा जानने के लिए यहां पे देखिए बेटा k को लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, k को लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, और k का वैल्यू कितना है 0.02 इक्वल्स टू 2 पाई बाय, सो लैम्डा इज गिवन बाय लाइक 2 पाई डिवाइड बाय 0.02, ये सारी वैल्यूज उठा के वहां पुट कर दीजिए। तो लेट्स फाइंड द वेव वेलोसिटी। बेटा जी लैम्डा की जगह मैं यहां पे देखो 2 पाई अपॉन 0.02 कर दूं, तो इट इज गिवन बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.02 मल्टीप्लाई, बेटा फ्रीक्वेंसी की जगह 2 अपॉन पाई लिख देता हूं, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 2 डिवाइडेड बाय पाई कर दिया,
पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 लग जाएगा, पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड द स्पीड कैन बी रिटन एज 200। बेटा जी कहानी सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड इसको हम लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड इसको हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी के बाद वेवलेंथ पूछे, वेवलेंथ तो भाई यहां से बता ही दोगे तुम लोग अब कितनी है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इज योर 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.0, तो लैम्डा इज गिवन बाय 100 पाई। चाहो तो कन्वर्जन कर सकते हो बेटा जी, इसमें बिल्कुल मना नहीं है। आप चाहो तो पाई मीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो 2 मीटर पर सेकेंड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पहली चीज एम्पलीट्यूड हमने फाइंड आउट कर ली, दूसरी चीज हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली, तीसरी चीज हमने वेव वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, चौथी चीज हमने वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर ली। यही मांगा था, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, सो दैट आपको बस पता चलता रहे कि कैसे आपको इन चीजों को फाइंड आउट करना है। देखो हर क्वेश्चन का एक मकसद होता है बेटा, और ये क्वेश्चन का मकसद सिर्फ इतना सा है ताकि आपको आइडिया रहे कि इन वेरिएबल्स को कैसे फाइंड आउट किया जा सके। ये चीज आपको समझ आती है तो आगे बढ़ सकते हैं बेटा, पार्टिकल वेलोसिटी की बातें कर सकते हैं। अच्छा, पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर, ये सोचने वाली बात है। पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ये तो सोचने वाली बात है यार। एक बात बताओ, जब आप वेव की इक्वेशन लिखते हो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस का kx, उसमें y इज कॉल्ड एज द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब आप वेव की इक्वेशन लिखते हो a sin ओमेगा t माइनस kx, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, उसमें y क्या है, y इज द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और एक बात बताओ बेटा, अगर मान लीजिए s इज द डिस्प्लेसमेंट, if s is the displacement, then ds by dt gives me the velocity। ये तो बड़ा बेसिक सा ज्ञान है जो हम बिल्कुल शुरुआती दौर से लेके आए हैं कि अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी ds by dt से मिलता है। तो y अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी बेटा, इट इज गिवन बाय dy by dt। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस कर देंगे। दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। एक फॉर्मूला तो ये बन गया आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी का। अच्छा, कभी कभार वो प्रमाण भी मांगता है कि यार आप जो बोल रहे थे, अब तुम लोगों को भी तो डाउट होना चाहिए ना मेरे ऊपर कि सर आपने बोला कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं और बिंदास होके एसएचएम की इक्वेशन भी लगा के हमने सॉल्व कर दिया। भाई सही बात है कि गलत बात है? तो नहीं है भरोसा तो आपके पास ये इक्वेशन है बेटा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो a इक्वल्स टू dv by dt, बोले तो a ओमेगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन हो जाएगा बेटा, और ओमेगा बाहर आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस का kx, जो कि अगेन मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाई। क्या देखने को मिलता है बेटा, a इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाई। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। अगर आपको याद हो तो अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो वो उसके लिए ये वाली इक्वेशन हम सेटिस्फाई करवाते थे, है ना। हाँ, वो अलग बात है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस बार y एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो क्या हो गया, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस बार y एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। पहले हम ये डिस्प्लेसमेंट x की तरफ देखते थे, लेकिन इस बार हमारी वेव x की तरफ जा रही है तो हमने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y पे करा दिया। भाई कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, है ना। तो दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी इन अ प्रोग्रेसिव वेव, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ प्रोग्रेसिव वेव। आगे चलोगे तो y को अगर x के साथ डिफरेंशिएट करें तो यहां पे हमें स्लोप ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव भी मिलता है। अब देखो प्रोग्रेसिव वेव जो होती है वो वैसे तो अलग अलग सिनेरियोज में होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डिस्कशन होगा प्रोग्रेसिव वेव को लेके वो होगा वेव ऑन अ स्प्रिंग का, है ना। अलग अलग सिनेरियोज आप देखोगे प्रोग्रेसिव वेव में देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो बेटा जी प्रोग्रेसिव वेव में जो हम डिस्कस करेंगे वो जो होगा इट्स ऑल अबाउट द वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक रस्सी में जो वेव बनती है, एक रस्सी में जो वेव बनती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब आप रस्सी को लोगे, एक सीधी सी रस्सी लेना और यहां पे एक पल्स प्रोड्यूस करना,
तो इस रस्सी में जैसे ही पल्स प्रोड्यूस होगा ये रस्सी कुछ इस टाइप से जाएगी बेटा। तो जो ये रस्सी है हमारे, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे इसको करा, एक पल्स प्रोड्यूस करा, वेव बन गई। सो मान लो बेटा जी ये रस्सी थी, स्ट्रिंग इनिशियली, this is your string, this is actually wave on a string। ये रस्सी थी इनिशियली हमारे पास, ये रस्सी थी इनिशियली, अरे यार शिट, अंडू का ऑप्शन भी नहीं आता ना इस पर तो बेटा जी ये रस्सी हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे पल्स प्रोड्यूस करा, इसके अंदर वेव बनेगी कुछ इस प्रकार से। तो व्हाइट कलर की रस्सी थी मेरे पास, जैसे मैंने इसमें पल्स प्रोड्यूस करा एक वेव बन गई। बेटा जब इस रस्सी में वेव बनती है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रस्सी का शेप चेंज हो गया, रस्सी में थोड़ा सा इलॉन्गेशन आएगा, रस्सी की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पे जाके इंक्रीज हो जाती है, यानी कि देयर इज सर्टेन चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, आगे चल के डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अब जो रस्सी पहले सीधी हुआ करती थी, अब वो रस्सी के अंदर स्लोप आ चुका है। जो रस्सी सीधी हुआ करती थी, आज उस रस्सी के अंदर स्लोप आ चुका है। और बेटा जी हमें इसी स्लोप के बारे में तो जानना है। जो रस्सी पहले सीधी हुआ करती थी, आज उस रस्सी के अंदर, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, अलग अलग जगहों पे आप देखो, तो इस रस्सी के अंदर स्लोप आ चुका है ना। तो भैया जब इस रस्सी के अंदर स्लोप आ चुका है, तो इस स्लोप को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो उसके लिए हमने बोला कि मान लो यार यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y, ये ओरिजिन था, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल मिला जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था कितना y। तो हमने बोला ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, ये ओरिजिन ले लिया मैंने, यहाँ पे यहां से चलना शुरू हुई थी, ये ओरिजिन है बेटा, यानी कि वेव यहां से चलना शुरू हुई थी। और जब वेव यहां से चलना शुरू हुई तो हमने बोला कि यहाँ पे लेट अस से x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल यहाँ पे मुझे मिलता है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y। ये जो पार्टिकल x डिस्टेंस पे मिला जिसका डिस्प्लेसमेंट y हो रहा है, इस पार्टिकल के लिए अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो द स्लोप इज गिवन बाय, बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, x, y होंगे। हाँ सर बिल्कुल होंगे। यहां से अगर एक टेंजेंट बना दो तो ये थीटा कहलाता है, एंड द tan थीटा इज गिवन बाय y अपॉन x। सोच के देख बेटा, अगर बहुत स्मॉल चेंज की बात करें, बहुत छोटे से चेंज की अगर बात करी जाए, तो इट इज गिवन बाय dy बाय dx। यही तो है बेटा अपना क्या स्लोप। पता नहीं होता है कि नहीं होता, ऐसी बातें करी है तुम लोगों ने पहले, ऐसी बातें कभी करी है कि तुम लोगों ने इस जगह पे स्लोप निकालना होता है इस पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं इस पॉइंट पे, टेंजेंट बना के छोटे से चेंज के लिए बातें कर लेते हैं, एंड फॉर द स्मॉल चेंज क्या मैं स्लोप को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, n इक्वल्स टू dy बाय dx। पता नहीं ऐसी बातें करते थे कि नहीं करते थे हम लोग पहले कभी, है ना। याद आ रही होगी शायद तुम्हें पुरानी वाली, जब हम ऐसी बातें किया करते थे, है ना। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि यहाँ पे जब इस रस्सी में आपने वेव बनाया तो रस्सी में स्लोप दिखेंगे अलग अलग जगहों पे। स्लोप कैसे निकाले, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पार्टिकल ले लो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, उस डिस्प्लेसमेंट का अगर आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको स्लोप मिल जाएगा। क्या सर, अगर मुझे दिख रहा है कि जो रस्सी है अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग स्लोप बनता है और वो स्लोप मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, उस पर्टिकुलर जगह पे जाता हूं, वहां पे एक पॉइंट पार्टिकल को देखता हूं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मुझे y मिलता है, x डिस्टेंस पे वो पार्टिकल था, तो dy बाय dx करने से मुझे उस जगह पे स्लोप मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल x, y। अगर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x, y है तो यहां पे सीधी सी बात है भाई, dy बाय dx करके स्लोप मिल जाता है। यही काम अब हम यहां पे भी करने वाले हैं। तो बेटा जी स्लोप, क्योंकि देखो हम बात कर रहे वेव ऑन अ स्ट्रिंग की, अब ये वेव आप रस्सी में दिख रही होगी आपको, वेव रस्सी में भी आपको ये वेव दिख रही होगी, तो रस्सी में जो ये वेव आपको दिख रही है,
इसका स्लोप निकालना है तो आप क्या करोगे, dy बाई dx करोगे। y की इक्वेशन आपके पास थी बेटा, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो काम बन जाएगा। y की इक्वेशन आपके पास थी, अगर आपने उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दिया तो यू विल गेट द स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि वेव किस में बना रहे हैं, रस्सी में। अब से ध्यान रखना, जो वेव हम बनाएंगे वो बातें करेंगे वेव ऑन अ स्ट्रिंग की। किसकी बातें करेंगे हम लोग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो हमारा जो भी डिस्कशन होगा इट्स ऑल अबाउट द वेव ऑन अ स्ट्रिंग, रस्सी पे जो वेव बनने वाली है उसके। ठीक है भाई, तो dy by dx गिव मी द स्लोप, है ना। तो dy by dx मुझे क्या देता है, स्लोप मिल देता है। तो dy by dx तो हो गया। अच्छा, वेव वेलोसिटी तुमने निकाली है v इक्वल्स टू dy by dt करके, तो ये वेव वेलोसिटी भी मिल गई है हमारे पास। बहुत ही बढ़िया यार, शानदार। सर जी, जब मैं dy by dt को और dy by dx को डिवाइड करूं, यानी कि मैं मान लेता हूं दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 बना दी मैंने स्लोप को, और ये वेव वेलोसिटी को इक्वेशन नंबर 2 बोला। 2 डिवाइडेड बाय 1 करने से dy by dt अपॉन dy by dx शुड बी इक्वल टू माइनस का ओमेगा बाई के। तो बेसिकली एक रिलेशन आता है बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी में, है ना। दिस इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी और जो वेव की जो वेलोसिटी है उसमें एक रिलेशन आता है, बिकॉज ओमेगा बाई के इज द वेव वेलोसिटी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी को vp से लिख दिया। कंफ्यूजन ना हो इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी को मैंने vp से लिख दिया है, और वेव की वेलोसिटी को v से हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा पाई के होता है। यानी कि सीधी सी बात है, dy by dt माइनस का v इंटू dy by dx होता है बेटा, ओमेगा बाई के को v कहते हैं। यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो माइनस टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप होती है। ये एक रिलेशन जस्ट कभी इनकेस आ जाए भूले भटके से तो आपको पता है, इनकेस भूले भटके से आ जाए तो आपको पता हो। हम चर्चा करेंगे वेव ऑन अ स्ट्रिंग की, प्रोग्रेसिव वेव की बातें कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ आपको लगता है आपके काम की चीजें हैं तो आप छाप लीजिए राइट फ्रॉम हियर। ये सारी बातें आप प्लीज देखते हुए चलिएगा। हो गया बेटा यहां तक, ये सारी बातें आपने नोट करी, पक्का समझदार हो गए, बहुत बढ़िया। देख लो भाई, d2y by dx स्क्वायर हमने निकाला, इट कम्स आउट बी लाइक माइनस a k स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस का kx। d2y by dt स्क्वायर निकाला, इट विल बी माइनस का a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस का kx। फिर से हमने इसको बनाया इक्वेशन नंबर 3, इसको बनाया इक्वेशन नंबर 4, और बेटा जी 4 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 3। अब सर ये क्यों कर रहे हैं? जब वहां तक सारी बातें हो चुकी है तो ये करने का मकसद क्या है आखिरकार? मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब इनको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली इक्वेशन शायद हम पहले भी लिखते हुए आ रहे थे। d2y by dt square should be equals to omega square by k square, which is some constant d2y by dx square। शायद पहले भी हमने की थी ये सारी बातें। तो जस्ट एक प्रमाण है कि जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो वो चीजें सही है, गलत नहीं है। सेकंड प्रमाण ये बात का है कि जो आप वेव के लिए बातें बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात। अब जब जो बातें आपने वेव के लिए जनरली बोली थी तो क्या वो प्रोग्रेसिव वेव के लिए वैलिड नहीं होगी? तो यहां से ये भी पता चलता है कि प्रोग्रेसिव वेव के लिए भी वो बातें वैलिड है। ठीक है, तो वो जनरल केस था, प्रोग्रेसिव वेव के लिए अगर बात करोगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर रहेगा बेटा सबको? तो चलो एक छोटा सा सवाल और आप लोगों के लिए। द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 0.05 sin pi 4t minus x। ठीक है, फाइंड द पार्टिकल स्पीड। पहली चीज x इक्वल्स टू 2 पे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे, और x इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू 6 सेकंड्स पे। तो आपको पार्टिकल की क्या करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, और मैं चाहता हूं सब लोग इसको ट्राई करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी इसमें। ट्राई करो एक बार, देखो क्या आंसर बनता है इसमें। हो गया बेटा, ट्राई किया सबने? बता दूं कैसे करना है इसको सॉल्व? अच्छा जी, इतना टफ क्वेश्चन था क्या ये? टफ टफ तो कुछ नहीं था। y is equals to like 0.05 sin पाई। बेटा पाई को अंदर ले जाएंगे यार, पाई को अंदर ले जाओ क्या? अच्छा लगेगा शायद, थोड़ा सा देख ले, देखो पाई को अंदर ले जाए तो 4 पाई टी माइनस का पाई एक्स। हाँ, थोड़ा अच्छा अच्छा फील आ रहा है। जब कंपेयर करेंगे इसको a sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स से, तो पता चलेगा ओमेगा का जो वैल्यू है बेटा वो तो 4 पाई है और के का जो वैल्यू है वो पाई के बराबर है। तो पार्टिकल की स्पीड चाहिए थी सर हमें, तो पार्टिकल की स्पीड चाहिए थी। अच्छा, तो पार्टिकल की स्पीड आई थिंक इट इज गिवन बाय लाइक ए ओमेगा कॉस ओमेगा डी माइनस का के एक्स। सोच के देख बेटा, क्या यही इक्वेशन बनने वाली है? क्या यही इक्वेशन बनेगी? ओमेगा के की जगह वैल्यूज पुट करते हैं तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी इट इज गिवन बाय 0.05 इनटू ओमेगा की जगह बेटा 4 पाई पुट कर देता हूं मैं, और यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा की जगह 4 पाई टी माइनस का पाई। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। अब इसमें अलग अलग वैल्यूज को पुट करते हैं, चलिए आपको आपके आंसर्स मिलते जाएंगे। यार इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और ओमेगा का डिफरेंशिएशन फिर आपको तो पता ही है, ओमेगा की वैल्यू के की वैल्यू पुट करने के बाद अब हमारे पास रह जाती है हमारी इकलौती इक्वेशन। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 2 पे और t इक्वल्स टू 2 पे हम बात करते हैं। जैसे पुट करा पार्टिकल की वेलोसिटी बनती है 0.05 इनटू 4 पाई। बेटा कितना होता है वैसे देखो तो सॉरी हो जाएगा 100 और 8 तो 2 पाई बेटा है ना, 2 पाई बेटा 2 पाई बेटा 2 पाई। चलो मैं सीधा लिख देता हूं 2 पाई बाई 10 या फिर 0.2 पाई। ठीक है, सिंपली इसको 0.2 पाई लिख देते हैं। चलो भाई, दैट इज गिवन बाय 0.2 पाई cos 4 पाई इंटू 2। बेटा जी t की जगह 2 पुट करेंगे ये बन जाएगा 8 पाई माइनस का x की जगह 2 पुट करेंगे बन जाएगा 2 पाई। बेटा एक बात बता, 8 पाई माइनस 2 पाई कितना होता है? 6 पाई। तो 0.2 पाई cos ऑफ 6 पाई। अच्छा 6 क्या होता है, ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल? सर कॉस जो है वो ऑड मल्टीपल पे -1 देता है और इवन मल्टीपल पे कितना देता है? 7। So solve करने पे the value of particle velocity comes to be like 0.2 pi मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखो उसने मीटर मीटर तो बोला नहीं, तो मैं भी कौन उसको मीटर मीटर लगाने वाला था। जब उसने मीटर की बातें बोली नहीं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो इट्स सिंपली लाइक जस्ट 0.2 पाई। अब ये मीटर बोलेगा तो मैं मीटर बोलूंगा, ये सेंटीमीटर बोलेगा तो मैं सेंटीमीटर बोलूंगा, उसके हिसाब से कहानी चलेगी। अच्छा x की जगह 5 पुट करना है बेटा जी और t की जगह 6 पुट करना है, तो 5 4 20 20 और ये माइनस का 6 20 माइनस का 6 कितना होता है? 12 होता है। तो आंसर फिर से सेम मिलेगा। भाई इसके लिए भी पुट करके देख लीजिए, इसके लिए भी पुट करके देखिए बेटा। x की जगह 5 पुट करना है, वहां पे x की जगह 5 पुट करना, t की जगह 6 पुट करना। 6 4 24 माइनस का 5, 24 माइनस 5 कितना होता है यार? 16? नहीं नहीं सर। 18? नहीं नहीं सर। 7? अरे यार कितना है? 6 24 माइनस 5 इट्स 24। टी की जगह 6 पुट किया तो 6 24 माइनस 5 9 19। तो कॉस ऑफ 19 पाई बन जाएगा बेटा ये फिर से। ठीक है, चल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, टी की जगह 2 पुट करा, एक्स की जगह पे 2 पुट करा तो 4 टू 8 8 माइनस 2 पाई हो जाता है। x इक्वल्स टू 5 पे अगर हम देखें तो x की जगह 5 पुट करोगे तो 5 पाई हो जाएगा। 6 4 24 25 माइनस 5 19 होता है बेटा, और 19 पाई कितना हो जाएगा? माइनस के बाद में आएगा आंसर, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे माइनस का 0.2 पाई फिर से। स्पीड चाहिए थी बेटा, वैसे तो आंसर वो माइनस में आता है, लेकिन स्पीड चाहिए तो हम मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। तो सेम आंसर आपको इसलिए भी मिलेगा। क्लियर है ये बात है बेटा? यार टी की जगह वहां पुट कर देना 6 और x की जगह पुट कर देना 5। सॉल्व करने के बाद अगेन यू विल गेट समथिंग लाइक आई थिंक माइनस में मिलेगा, क्योंकि वो बनेगा cos ऑफ 19 पाई, है ना। सो 19 इज अ ऑड मल्टीपल, सो उसके हिसाब से डिफाइन करना 1 3, है ना। cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई भी -1 होता है, cos 0 जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। cos 2 पाई भी कितना होगा? जो उसका 1 होगा। फिर यहाँ पे 2 के बाद लाइक 3 4 5 6 7 8, है ना, वैसे चलते। क्लियर?
समझते हो बेटा जी? कोई शक, समस्या, परेशानी तो नहीं है इसमें? पक्का ना? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज एंड द फेज डिफरेंस बेटा। तो क्या है फेज, क्या है फेज डिफरेंस, आओ समझते हैं। जब आप किसी भी वेव की इक्वेशन को लिखते हो और जब उसमें बोलते हो कि a sin ओमेगा t माइनस का kx, तो ये जो ओमेगा t माइनस का kx है ना, इट इज कॉल्ड एज द फेज। इसको कहते हैं फेज। इसको क्या बोलेंगे? फेज। तो फेज क्या है बेटा? पहली बात तो फेज को डिनोट किया जाता है इस टर्म से जिसको कहते हैं फाई। ठीक है, ये जो टर्म है इसको कहते हैं फाई। ये ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो फाई से। इट इज गिवन बाय लाइक ओमेगा टी माइनस का kx बेटा। अब अलग अलग तरीके हैं फेज को लिखने के। ओमेगा टी माइनस के एक्स, चाहो तो यहाँ पे ओमेगा को कॉमन निकाल के सब जो करना है कर सकते हो। अलग अलग तरीके फेज को लिखने के। ये वो तरीके हैं जिन फॉर्मेट में आपको आपकी इक्वेशन मिल सकती है बेटा। ये वो तरीके हैं जिनमें आपको आपकी इक्वेशन देखने को मिल सकती है। तो इनमें से किसी भी तरीके से आपकी इक्वेशन आपको प्रेजेंट की जा सकती है। तो कभी घबराना मत, ये मत सोचना कि सर हमने तो सिर्फ ओमेगा टी माइनस के एक्स देखा था, ये क्या हो गया। हो सकता है वो 2 पाई को बाहर निकाल के इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दे दे, हो सकता है वो ओमेगा को बाहर निकाल के इस फॉर्मेट में इक्वेशन दे दे। सो डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, ये सारे फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिसमें आपको इक्वेशंस मिल सकती है। फेस ये होता है बेटा, कभी कभार साथ में प्लस का फाई अलग से लगाया था, दैट रिप्रेजेंट द इनिशियल फेस, उसकी वैल्यूज आपको दे रखी होती है। क्लियर रहेगा बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशन रिलेटिंग द फेज डिफरेंस एंड द टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का रिलेशन यहां पे है बेटा। हमने क्या बोला? लेट अस फिक्स द वैल्यू ऑफ x एंड नाउ ऑब्जर्व द पार्टिकल। क्योंकि देखो हमें रिलेशन चाहिए फेज डिफरेंस में और टाइम डिफरेंस में। तो बेटा जी पार्टिकल को हम देखेंगे जिसमें कि पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स कर दिया जाएगा। अब जैसे ही हमने पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स किया, यानी कि हमने x को फिक्स कर दिया है, और नाउ ऑब्जर्व द पार्टिकल। जैसे आपने x को फिक्स किया, आप देख रहे हो कि किसी टाइम t1 पे जो फेज आ रहा है इट इज गिवन बाय ओमेगा t1 माइनस के x। किसी टाइम t2 पे जो फेज आएगा इट इज गिवन बाय ओमेगा t2 माइनस का x, क्योंकि आपने x को फिक्स करके रखा हुआ है। और जब आपने x को फिक्स करके रखा, जैसे कि मैं बात करूं यहां से, ये तो हमारा ओरिजिन हो जाता है बेटा यहाँ पे। लेकिन यहां से अगर हम आगे बढ़े और यहां से आगे बढ़ के x डिस्टेंस पे एक कोई पार्टिकल, जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल, इसको देखिए, आपने x पे एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया। अब ये पार्टिकल अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेस को रिप्रेजेंट करेगा। भाई जब जब सीधी सी बात है, ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है अलग अलग टाइम पे अलग अलग होने वाला है। और ये पार्टिकल t1 टाइम पे जब आएगा, किसी टाइम t1 पे देखोगे तो इसका फेज आएगा ओमेगा t1 माइनस के x। किसी टाइम t2 पे देखोगे तो इसका फेज आएगा ओमेगा t2 माइनस का kx। बेटा एक फेज ये एक फेज ये, दोनों का डिफरेंस निकाला तो phi2 माइनस phi1, दोनों का जो डिफरेंस आया इट इज गिवन बाय phi2 माइनस phi1 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ t2 माइनस का t1। ठीक है बेटा, ये कहलाता है फेज डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस, डिनोटेड बाय डेल्टा फाई। ओमेगा को बाहर निकाल दिया बेटा और वहां पे t2 माइनस t1 दिख रहा है। t2 माइनस t1 इज कॉल्ड एज द टाइम डिफरेंस, इट इज कॉल्ड एज द फेज डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा? फेज डिफरेंस कहते हैं। और इधर ये जो t2 माइनस t1 आया है इसको कहते हैं बेटा टाइम डिफरेंस। या तो आप चाहो तो ओमेगा के टर्म्स में रहने दीजिए, नहीं तो चाहो तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी लिख दीजिए। तो ये वाला एक जनरल फॉर्मेट आपको दिखता है फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में। क्या साहब? डेल्टा वाई यानी कि फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है या तो ओमेगा टाइम्स लिख दीजिए, नहीं तो 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल टी डिनोट्स द टाइम पीरियड। बेटा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। कैपिटल टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। वेव की बात करूं तो वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मान लीजिए वेव हमारी यहां से चलना शुरू हुई है, वेव हमारी यहां से चलना शुरू हुई, ये गई ऊपर, एक बार पॉजिटिव हो गया फिर से जीरो हो गया, एक बार नेगेटिव हो गया फिर से जीरो हो गया। बेटा ये एक साइकिल कंप्लीट होती है, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। और इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। पार्टिकल वेव यहां से चलना शुरू करी, एक बार पॉजिटिव में गई फिर जीरो, एक बार नेगेटिव में गई फिर से जीरो, इसको कहते हैं वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं बेटा टाइम पीरियड। क्या कहेंगे उसको? टाइम पीरियड कहेंगे।
ये फेज डिफरेंस में और टाइम डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए रिलेशन, आगे चल के काम आएगा, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो पता चलता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए, व्हेन अ प्लेन वेव ट्रेन transfers a medium, individual particle executes a periodic motion which is given by this equation. Here the length are expressed in centimeter at time in seconds. The phase difference डिग्री में बताना बेटा for two positions of the same particle. एक ही पार्टिकल के दो अलग अलग पोजिशंस है जो कि ऑक्यूपाइड हो रहे हैं एट अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.8 सेकंड्स। 0.8 सेकंड्स के टाइम इंटरवल पे दो पोजीशंस ऑक्यूपाई हो रहे हैं फॉर द सेम पार्टिकल। एक ही पार्टिकल दो अलग अलग पोजीशंस पे है इतने इंटरवल पे। ये टाइम इंटरवल देने का जो मकसद होता है ना बेटा, इसको थोड़ा सा समझना। टाइम इंटरवल मतलब अभी यहां पे था तो 0.8 सेकंड के बाद कहीं और होगा, अभी अगर यहां पे है तो 0.8 सेकंड के बाद कहीं और होगा। यानी कि एक पार्टिकल एक समय पे कहीं और, दूसरे समय पे कहीं और था, तो उनमें फेज का डिफरेंस कितना होगा ये आपको बताना है, और वो भी फेज डिफरेंस आपको डिग्री में बताना है। इन्होंने बोला डिग्री में बताना। जनरली हमारा जो भी काम होता है वो हम रेडियंस में करते हैं। जनरली जो हमारे काम होते हैं बेटा वो हम किस में डिफाइन करते हैं, रेडियन में है, लेकिन यहाँ पे ये आपको डिग्री में बताना है। तो एक बार ट्राई करके देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सोचा कुछ क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, मैंने सोचा कुछ, चलो उस पर दिमाग लगाते हैं। सर जी, फेज डिफरेंस का जो रिलेशन होता है डेल्टा पाई, वो होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी, टाइम इंटरवल। इसको टाइम इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, 2 पाई बाय टी को हम ओमेगा लिखते हैं बेटा, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो ओमेगा टाइम्स ऑफ टाइम डिफरेंस है। ये टाइम डिफरेंस को ही टाइम इंटरवल कहते हैं बेटा, जो कि यहां पे आपको दिख रहा होगा कितना है, 0.8 सेकंड्स। यानी कि डेल्टा टी आपके पास 0.8 है। क्वेश्चन से पाई बाय 4 को अंदर लेके जाइए तो ओमेगा भी मिल जाएगा आप लोगों को, यानी कि y इक्वल्स टू 5 साइन। बेटा पाई बाय 4 को अंदर लेके चलो तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 डॉट 4 इंटू टी प्लस का पाई बाय 4 डॉट एक्स बाय 16। अगर मैं इसको कंपेयर करूं a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स के साथ, तो ओमेगा का जो वैल्यू है बेटा वो कितना बनता है, 4 से 4 मर जाएगा, एंड यहां से ओमेगा का वैल्यू बनता है पाई। ओमेगा का वैल्यू बनता है पाई, पुट करिए यहां पे, तो डेल्टा पाई विल बी योर पाई इंटू डेल्टा टी की जगह 0.8, 0.8 की जगह। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, पॉइंट हटाते हैं, अपॉन में 10 लगाते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 4 8, 2 5 10, आंसर विल बी 4 पाई बाय 5। लेकिन सर ये जो आंसर आ रहा है वो है रेडियन में, इनसे आपसे जो आंसर मांगा है वो मांगा है डिग्री में। तो बेटा ये जो आंसर आ रहा है ना वो रेडियन में है और आंसर हमें चाहिए डिग्री में, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर देना, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें। तो जब रेडियन से डिग्री में करूंगा तो डेल्टा फाई जो आ रहा था, कितना आ रहा था वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, 4 पाई बाय 5। डेल्टा फाई विल बी 4 पाई बाय 5 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, सो डेल्टा फाई विल बी 4 पाई अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय, बेटा यहाँ पे देखो कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट डिग्री में आंसर आ सके। पाई से पाई खत्म हो जाता है, 5 3 15 होते हैं, 5 6 30 होते हैं। सही बात है बेटा, 5 3 15, 16 17 18, 3 यहाँ पे आएगा, 5 6 30 होते हैं। सो जब हमने इसको सॉल्व करा, सो डेल्टा फाई कम्स आउट बी लाइक 6 4 24, 4 3 12 13 14, 144 डिग्री इज द आंसर। खत्म बात। अरे समझ आया फेज का डिफरेंस, अलग अलग टाइम इंटरवल पे पार्टिकल अलग अलग जगहों पे दिख रहा था और जो टाइम इंटरवल था वो 0.8 सेकंड्स का था। उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा सर या तो 4 पाई बाय 5 रेडियन या फिर 144 डिग्री। तो दोनों ही आंसर हमारे सही है, बट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे आंसर डिग्री में मांगा था तो हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया उसको। अरे समझ रहे हो पक्का? चलो बढ़िया, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन रिलेटिंग द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। भाई फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, अभी आपने किसको फिक्स किया था, पोजीशन को फिक्स किया, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज देखने को मिले। अब आप टाइम को फिक्स कर दीजिए और पाथ चेंज कीजिए। अगर बेटा जी आपने टाइम को फिक्स कर दिया
आपने टाइम को फिक्स कर दिया और अब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करोगे तो अलग अलग डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स हैं उनका आपको पोजीशन अलग अलग मिलेगा, यानी उनका फेस आपको अलग अलग मिलेगा। सही बात है कि नहीं? भैया ऑब्वियसली बात है, हमने स्टार्टिंग में ये बात समझ ली थी, बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको ये क्यों समझाया था कि अलग, एक बार आपने टाइम को फिक्स किया, टाइम फिक्स करने से अलग अलग पोजीशंस पे x1 पे जो पार्टिकल मिला उसका डिस्प्लेसमेंट y1 हो रहा था, x2 पे जो पार्टिकल मिला उसका डिस्प्लेसमेंट y2 हो रहा था, x3 पे जो पार्टिकल मिल रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट y3 था। अलग अलग पोजीशंस पे जो पार्टिकल हमें मिल रहे थे उनके डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग थे। तो भैया हमने टाइम को फिक्स किया, अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग मिले और उनका फेज भी अलग मिला बेटा इसका। तो जब यहाँ पे phi1 माइनस phi2 किया, इट इज गिवन बाय, ओ सॉरी इट्स phi2 माइनस phi, जब हमने, अच्छा सॉरी phi1 माइनस phi2 ही करेंगे, जब हमने phi1 माइनस phi2 किया तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर विल बी के एक्स टू माइनस का के एक्स वन, यानी कि ये भी हमारे पास फेज डिफरेंस आता है, इट विल बी ऑफ के टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस का एक्स वन। के को चाहो तो 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हो बेटा, तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन में क्या आएगा, के आ जाएगा, और फेज डिफरेंस टाइम डिफरेंस में जो रिलेशन है बेटा उसमें क्या आता है टी टाइम पीरियड या फिर ओमेगा आ जाता है, याद है? डेल्टा फाई इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी और डेल्टा फाई इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, रिलेशन याद। ठीक है, क्लियर है कि बेटा बातें? एक वाले में हमने क्या किया, जब हमें टाइम के साथ रिलेशन फाइंड करना था तो हमने पोजीशन को फिक्स किया, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल को ऑब्जर्व कर, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल को ऑब्जर्व करने से हमें कहानी मिल गई। अब मुझे क्या है, पोजीशन के साथ डिफरेंस देखना है, तो टाइम को फिक्स कर दीजिए। टाइम को फिक्स करते ही अब अलग अलग पोजीशन पे चलते हैं भाई, जैसे समय को रोक देते हैं ना पिक्चरों में, तो जैसे ही समय को रोकते हैं तो जो आदमी वहां है वही रह जाता है ना, तो हर एक पार्टिकल भी वही का वही रह जाएगा, और जब वो पार्टिकल वहां रह जाएगा तो अलग अलग पार्टिकल्स को देखोगे तो पता चलेगा हर एक का फेस अलग अलग है, तो एक रिलेशन है। क्लियर है ये बात सबको? पक्का देख लो भाई, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है इसमें, ये सारी बातें समझ आती है। तो एक सवाल आप लोगों के लिए, फॉर द ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव y इक्वल्स टू 2 cos 10t माइनस 0.008x प्लस 0.35, x और y सेंटीमीटर में है, t सेकंड्स में है, फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन एट टू पॉइंट्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 0.5 मीटर, लैम्डा बाय 2 एंड 3 लैम्डा बाय 4। बेटा जी आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। तो x और y सेंटीमीटर में है, t सेकंड्स में, फेज डिफरेंस बताना है जब पार्टिकल्स आर व्हेन टू पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। बेटा पाथ डिफरेंस दे रखा है आपको, ये सारे ऑप्शंस नहीं है, सारे क्वेश्चंस हैं। पहले केस में पाथ का डिफरेंस 4 मीटर का है, तो बताइए कितना इसमें फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेकंड वाले केस में पाथ डिफरेंस 0.5 मीटर का है, तो भी फेज डिफरेंस बताइए। थर्ड वाले केस में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 और फोर्थ वाले केस में इट्स 3 लैम्डा बाय 4। तो बता पाओगे इसको कैसे सॉल्व करना है? एक बार ट्राई करो, है ना, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है इसको सॉल्व। हो गया बेटा? क्लियर ट्राई सबने? हम बता दें कैसे करना है इसको सॉल्व अब। चलो देखो बेटा की बड़ी सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले केस में इट्स 4 मीटर, तो आप चाहो तो सबको लाइक मीटर में कन्वर्ट कर लो, नहीं चाहो तो रहने दो भाई सेंटीमीटर से, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इट्स 400 सेंटीमीटर, हमने इसको सेंटीमीटर में लिया। अरे बाहर में जाए कहा है, हम उसको मीटर मीटर में कन्वर्ट करें, इसको सेंटीमीटर कर लेते। एक बार एक मैथ सॉल्व करके बताता हूं, बाकी के आप लोग करते रहना सॉल्व। सबसे पहले केस में डेल्टा एक्स 400 सेंटीमीटर ले लिया बेटा मैंने। अब रिलेशन जो था वो कहता है डेल्टा फाई इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स होता है साहब। सो यहां से अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो y इक्वल्स टू 2 cos 10t माइनस का 0.008x प्लस का 0.3। बेटा जी अगर आपको इसको इक्वेशन से कंपेयर करना है तो इक्वेशन से कंपेयर करने पे मिलेगा a cos ओमेगा टी, हाँ कॉस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस लिखा है तो क्या हुआ, घबराने वाली बात थोड़ी है, चलेगा चलेगा। माइनस का के एक्स, कंपेयर करोगे ओमेगा की वैल्यू 10 मिलेगी आपको, कंपेयर करोगे तो के का वैल्यू आपको मिलेगा 0.008। ठीक है,
तो चाहो तो सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए एंड डेल्टा फाई इज गिवन बाय लाइक 0.008 इनटू 24 पॉइंट हटाया फॉर्म में 3 जीरो आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे, 8 4 32, आंसर विल बी 3.2 रेडियन। रेडियन में चलेगी कहानी, ये सारी कहानी किस में चलेगी, रेडियन में चलेगी। तो पहले वाले केस में फेज डिफरेंस आ रहा है 3.2 रेडियंस का। वैसे 0.5 मीटर को आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो भाई, इट विल बी 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, सॉल्व कर लेना यूज। फिर लैम्डा बाय 2 की कहानी आएगी तो उसके लिए भी सॉल्व करोगे, और 3 लैम्डा बाय 4 की। तो बाकी के जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, या आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तरीका आपको पता ही है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं इन चीजों पे। गॉट इट बेटा, यहां तक सब बढ़िया चल रहा है, चलो शानदार। तो ये तो हमारा समाप्त हो गया पार्ट। एक बार हम पहले वाले सवाल पे चलते हैं अपने, क्योंकि वो सॉल्व करना जरूरी है ना। एक क्वेश्चन जो बिल्कुल शुरुआती दौर पे था उसको हमें चर्चा में लेके आना है, ये वाला जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करो बेटा, सारा ज्ञान लेने के बाद अब आप लोग इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो एक बार ट्राई करो इसको, देखो भाई क्या आंसर बनता है। y की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.8 डिवाइड बाय 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5, है ना। पहली चीज तो क्या ये वेव की इक्वेशन है, अगर ये वेव की इक्वेशन है तो इट शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t, है ना। इन्होंने बोला है इट इज द इक्वेशन ऑफ अ पल्स, y should be defined for all values of x and t, all values of x and t, x और t का कुछ भी वैल्यू पुट करो, y उस पर डिफाइंड होना चाहिए। सर y x की जगह अगर मैं माइनस का 4 पुट कर दूं और t की जगह अगर मैं सॉरी x की जगह अगर मैं माइनस का 1/4, सब सिंपलेस्ट केस लेते, माइनस का 1/4 पुट कर दूं और t की जगह मैं 1/5 पुट कर दूं, चलेगा ना? अरे बिल्कुल चलेगा। x की जगह अगर माइनस का 1/4 पुट करूं, t की जगह 5 पुट करूं, तो इक्वेशन जो बनती है वो बनती है 0.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस का 1/4 प्लस का 5 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर प्लस का 5। 4 से तो 4 मर जाएगा बेटा, 5 से 5 मर जाएगा, -1 प्लस का 1, ये होल पार्ट विल बी 0, तब भी y डिफाइंड। भैया ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जिसपे इसको डिफाइन ना कर सके। देखा मैंने x की जगह माइनस का 1/4 पुट किया था, t की जगह 1/5 पुट किया, ताकि सोचा कुछ ऐसा हो जाए कि ये पार्ट अनडिफाइंड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया सर, क्योंकि पहली चीज तो इसका स्क्वायर हो रहा है, दूसरी चीज यहाँ पे प्लस का 5 और साथ में है, तो ये चीज नॉट डिफाइंड नहीं हो सकती, यानी कि वेव की इक्वेशन तो है ना। तो चलिए भाई, इट इज द इक्वेशन फॉर वेव, और अगर ये वेव की इक्वेशन है तो भैया क्या पूछ रहा है पहले, पल्स इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सर ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले में देखो बीच में प्लस का साइन आ रहा है, दैट मींस द वेव इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये बात गलत है बेटा, वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करो तो ओमेगा टी और के एक्स से भी आप देख सकते हो इसको। सेकेंड चीज बेटा, इन 2 सेकेंड्स इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। तो ये अगर वेव की इक्वेशन है, हाँ यस इट इज अ वेव इक्वेशन, यस इट इज वेव। और साहब अगर ये वेव है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सर वेव वेलोसिटी v को आप क्या लिखते थे, ओमेगा बाय के। वेव वेलोसिटी v को आप क्या लिखते थे, ओमेगा बाय के। याद है कुछ नहीं यार ओमेगा बाय के लिखते। यहाँ पे ओमेगा जो है वो है जो कि t के साथ होता है, और k वो जो कि x के साथ होता है। x के साथ कौन है, 4, यानी कि वो k। अरे यार ओमेगा t माइनस के एक्स आपको याद आ रहा होगा कुछ, t के साथ कौन होता है, ओमेगा। तो ओमेगा की जगह 5, के की जगह 4 पुट कीजिए, तो ये बनेगा 5/4। बेटा जिसको सॉल्व करते हैं, ये 5 ये 4, 4 1 जा 4 होता है, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ डॉट आएगा, 4 2 जा 8 होता है, और यहाँ पे 2 आएगा, डॉट 1.25। तो द स्पीड कम्स आउट बी 1.25 मीटर पर सेकंड। वेव की जो स्पीड है वो है 1.25 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में वो इतना चल रहा है। सो इन 1 सेकंड the wave is traveling a distance of 1.25 मीटर। 1 सेकंड में बेटा जो वेव डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 1.25 मीटर है। तो
2 सेकेंड्स में जो वो ट्रेवल करेगा इट इज गिवन बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, यानी कि 5 टू द 10 टू द 4 2.5 मीटर। बेटा 2 सेकंड में वो 2.5 मीटर चल रहा है, बहुत बढ़िया, सही बात है, ये सही बोला। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0.16 मीटर होगा। y का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब मिल सकता है जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। अब तुम खुद समझदार हो, समझदारी दिखाओ। 4x प्लस का 5t का होल स्क्वायर प्लस का 5, बोलो भाई, बोलो भाई, क्या y मैक्सिमम तब हो सकता है जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। अच्छा, डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो सकता है बेटा, डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो सकता है, ये मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। डिनोमिनेटर मिनिमम तब ही हो सकता है जब ये पार्ट 0 हो जाए, when 4x plus 5t will be 0, then denominator will be minimum। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो सकता है, जब ये जो पार्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव तो कर नहीं सकते इसमें से किसी को भी, ना ही इसको नेगेटिव कर सकते हो, और ये नेगेटिव हो नहीं सकता बेटा। प्लस का 5 पहले ही दे रखा है, उसको क्या नेगेटिव करना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि इसको 0 किया हमने, और 0 करते ही आपके पास y मैक्सिमम जो आता है इट इज गिवन बाय 0.8 डिवाइड बाय 5। भैया पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 लगाया, कितना बनता है ये 5 इन द 5 16, 5 से 80 बनता है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 1.6 डिवाइड बाय 10, यानी कि y का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इट इज गिवन बाय 0.16। सही बात है यार, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0.16 मीटर मिल रहा है। सेकंड पूछता है इट इज द सिमेट्रिक पल्स। बेटा सिमेट्रिक पल्स का मतलब क्या होता है, कि सिमेट्रिक पल्स कहने का मतलब है कि y का जो वैल्यू x पे आ रहा होगा, क्योंकि y x का भी फंक्शन है, t का भी फंक्शन है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, इसलिए मैं टाइम को नहीं ले रहा हूं। सिमेट्रिक होने का मतलब है कि जो वैल्यू x पे आ रही है वही वैल्यू माइनस x पे भी आनी चाहिए, तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। सर माइनस x क्यों ले रहे हो, माइनस t भी लेते हैं। अरे बेटा जी माइनस t नहीं ले सकते, टाइम नेगेटिव नहीं होता, ये तो पोजीशन है, नेगेटिव हो सकती है। x पे और माइनस x पे y का सेम वैल्यू अगर आता है तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। x पे और माइनस x पे अगर सेम वैल्यू आती है तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। अब देखो कि 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर है, ये 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर है, यानी कि ये पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो, मतलब आप x की जगह +1 पुट करके देख लीजिए और x की जगह -1 पुट करके भी देख लीजिए, वेरिएशन कितना आता है पता चल जाएगा। ठीक है, पहली चीज वही यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट आ रहा है, स्क्वायर वाला पार्ट आ रहा है, क्योंकि जब इसको ओपन करोगे तो x का स्क्वायर बनेगा बेटा, जब आप इसको ओपन करोगे तो x का स्क्वायर बनेगा। x का स्क्वायर बनने से आप देखोगे कि x की वैल्यू आप प्लस में लो या माइनस में लो, क्या फर्क पड़ता है उस बात से, है ना। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है ये आप वहां से चेक कर सकते हो, बस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे x पे और माइनस x पे डिफाइंड होता है। क्लियर है कि बेटा बात सबको, अरे समझते हो सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि y की वैल्यू जो x पे आ रही थी माइनस x पे भी वही आनी चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर आप विचार कीजिएगा थोड़ा सा। x की वैल्यू +1 भी पुट करो -1 भी पुट करो, देखो क्या वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है बेटा बात सबको, पक्का। चलिए बहुत, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर करते हैं हम समाप्त। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आई होगी, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई शक है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, सो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए, सो दैट मैं उसका समाधान दे सकूं वहां पे। बाकी अगर आपको लगता है तो भाई टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम के लिए जो डाउट ग्रुप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिए है, आप वो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स है, रेस्पेक्टिव डाउट्स है, आप उनको वहां पे भेज दीजिए, तो वहां पे उनका समाधान आपको मिल जाएगा। बाकी भाई साहब चैनल पे अगर नए हो तो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो, उसके बगल की घंटी को बजा दो, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सके, एंड बाकी अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचा देना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतनी ही बातें रखते हैं, बाकी अब और डिस्कशन करेंगे वेव्स के बारे में, बट वो आज नहीं, आपके अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, और अगला लेक्चर अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको मिस मत करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा।
बाकी क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस मैं आपको टाइम टू टाइम कराता रहूंगा। चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद और सेशंस लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। एक बार अपना थ्योरी हो जाए उसके बाद क्वेश्चंस पे ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।